मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा बूंदी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर राज्य के नागरिक विमानन से जुड़े विषयों पर बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे दोपहर एयरपोर्ट में वो प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 1:35 पर बूंदी जिले के तालेड़ा स्थित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जबकि 1:40 पर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ 1:45 पर वो कार्यक्रम स्थल पहुंचकर वे परिवहन अकवावद पेयजल परियोजना, नौनेरा व्रत पेयजल परियोजना और प्रस्तावित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आपको बता दें कि दोपहर 1:45 से 3:25 तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री 3:25 से 3:40 तक बूंदी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री आपको बता दें कि 3:40 पर कार्यक्रम स्थल से रवाना होकर 3:45 से हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से 3:50 से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम 4:30 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा बूंदी के दौरे पर रहेंगे। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र की बेटी अनीता देवड़ा ने कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। अनीता देवड़ा ने यूपीएससी में 684वीं रैंक प्राप्त कर आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे भोपालगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है और परिवार में जश्न मनाया जा रहा है। अनीता देवड़ा किसान श्यामलाल देवड़ा की पुत्री हैं और उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। अनीता ने भोपालगढ़ के सैनी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और 12वीं कक्षा में ब्लॉक स्तर पर टॉप किया था। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनकी मां ने खेतों में मजदूरी कर एक पैसा जोड़कर बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा। अनीता की इस सफलता में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिन्होंने खेतों में मेहनत कर बेटी के सपनों को पंख दिए। परिवार में भी शिक्षा का माहौल रहा। उनके रिश्ते में एक चाचा चेतन देवड़ा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जबकि अन्य रिश्तेदारों में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम, प्रोफेसर और ग्राम विकास अधिकारी जैसे पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं। अनीता ने 12वीं कक्षा में टॉप करने के बाद ही आईएएस बनने का संकल्प लिया था और लगातार मेहनत व लगन के दम पर आखिरकार सफलता हासिल कर ली है। उनकी इस उपलब्धि से भोपालगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे जोधपुर जिले में गर्व और उत्साह का माहौल है। श्रेय तो सबका होता है, हम जितने भी लोगों से मिलते हैं कुछ न कुछ सीखते हैं, बट सबसे बड़ा श्रेय होता है परिवार का। अगर एक परिवार बेटी के साथ खड़ा हो जाए तो बेटी आसमान छू सकती है, और मेरे लिए वो सबसे बड़ा सहारा मेरी माँ थी, जिन्होंने मुझे एक आम लड़की की ज़िंदगी देना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी के पंख होंगे तो वो उड़ेगी, और उन्होंने मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ना चाहा वहाँ तक पढ़ाया। तो अपने परिवार को श्रेय जाएगा इसका। संघर्ष तो आप सब जानते ही हैं कितना मुश्किल होता है एक किसान परिवार का अपने बच्चों को दिल्ली जैसे बड़े शहर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ाना, फिर इतनी महंगी महंगी आईएएस की कोचिंग की फीस भरना। तो वो सब संघर्ष मेरे परिवार ने मेरे लिए करा है, और कभी उस चीज़ को जताया भी नहीं है, बहुत खुशी खुशी करा है, और इन रिटर्न मैंने भी। खबर चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा से है, जहां निबाहेड़ा में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में निबाहेड़ा के होनहार युवा प्रतीक जोशी ने 196वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से नगर में खुशी की लहर है और लोगों द्वारा उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। प्रतीक जोशी निबाहेड़ा के सविता कॉलोनी निवासी प्रमोद जोशी के पुत्र हैं, जो स्थानीय सीमेंट प्लॉट से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनकी माता यशोदा जोशी शिक्षा विभाग में कार्यरत रही हैं। उनके भाई प्रखर जोशी गूगल में कार्यरत हैं, जबकि दादा योगेश जोशी रेलवे स्टेशन मास्टर पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रतीक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निबाहेड़ा से प्राप्त की। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई निबाहेड़ा से और 12वीं की पढ़ाई कोटा से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर विधायक श्रीचंद कृपलानी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित शहर के कई गणमान्य लोगों और नागरिकों ने उन्हें बधाई दी और परिवार को शुभकामनाएं दी।
राजस्थान के बूंदी जिले के होनहार युवा सौरभ कुमार शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 140वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। 3 प्रयासों के बाद मिली इस सफलता से बूंदी में खुशी और गर्व का माहौल है। सौरभ शर्मा बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने बीकॉम करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में भी ऑल इंडिया रैंक हासिल की। इसके बाद उन्होंने एमकॉम किया और नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। इसके साथ ही उन्होंने लगातार यूपीएससी और आरपीएससी की परीक्षाओं में भी प्रयास जारी रखा। वर्तमान में सौरभ ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर के पद पर अहमदाबाद में पदस्थापित हैं। हाल ही में घोषित आरपीएससी परीक्षा में भी उन्होंने 450वीं रैंक हासिल की थी। अब यूपीएससी में 140वीं रैंक प्राप्त कर उन्हें बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। सौरभ शर्मा के पिता डॉक्टर मिलिंद कुमार शर्मा जोधपुर के एमबीएस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी माता कुमुद शर्मा जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। सौरभ मूल रूप से बूंदी के गुरु नानक कॉलोनी निवासी एडवोकेट दिनेश भूतिया और राजश्री भूतिया के सुपुत्र हैं। सौरभ की इस उपलब्धि से पूरे बूंदी जिले में खुशी की लहर है और लोग उन्हें बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। यूपीएससी की आरएस एग्जामिनेशन को भी मैंने दिया था, परंतु मेरा लक्ष्य यही था कि मैं अखिल भारतीय स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं। तो उसी दृष्टिकोण से मैंने यूपीएससी को थोड़ी अधिक प्राथमिकता दी। और जहां तक प्रश्न है कि बूंदी से निकलने वाले एक व्यक्ति से इससे क्या संदेश मिलता है, तो मेरा यही मानना है कि बूंदी जैसे एक छोटे राज्य से भी जो भी अभ्यर्थी हैं वे बड़े लक्ष्यों को साध सकते हैं। आजकल सभी सुविधाएं अपने फ़ोन पर, लैपटॉप पर उपलब्ध हैं और निस्संदेह कड़ी परिश्रम व मेहनत से कहीं भी देश के किसी भी कोने से अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यही मेरा मानना है। खबर सीकर जिले के दांतारामगढ़ क्षेत्र में से है, जहां पर शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 6:33 पर आए इन झटकों से क्षेत्र के कई गांवों के लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम जी, पलसाना, कोचेर बाय, खोरा, टेहट, बासड़ी कला, दाता, खाचरियावास, कैलाश और ढींगपुर सहित आसपास के कई गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी के आसपास के गांव में झटकों की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक महसूस की गई। हालांकि भूकंप के इन झटकों से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए। गौरतलब है कि इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को भी खाटू श्याम जी और आसपास के क्षेत्रों में इसी तरह के हल्के झटके भूकंप के महसूस किए गए थे। जैसलमेर जिले के पारेवर गांव स्थित वंडर सीमेंट प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य के दौरान हादसा हो गया। पैकिंग प्लॉट के निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल मजदूर की पहचान दिनेश कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। वह तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से मजदूरी करने के लिए जैसलमेर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे उनके चेहरे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद श्रमिकों और कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू कर घायल मजदूर को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जवाहरी चिकित्सालय जैसलमेर पहुंचा दिया है, जहां अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायल मजदूर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।
खबर किशनगढ़ से है, जहां शहर के पुराने बस स्टैंड पर शनिवार को एक शराबी युवक ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत युवक राहगीरों और बस स्टैंड के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक काफी देर तक बस स्टैंड परिसर में उत्पात मचाता रहा। बस स्टैंड के कर्मचारियों ने पहले उसे शांति से समझाने और वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार लोगों से उलझता रहा। युवक के लगातार दुर्व्यवहार और बढ़ते विवाद से आक्रोशित होकर वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में काफी देर तक हंगामा करता रहा और मर्यादा भूलने का खामियाजा उसे पिटाई के रूप में भुगतना पड़ा। कुछ देर बाद युवक नशे की हालत में ही मौके से रफू चक्कर हो गया। वही घटना के दौरान बस स्टैंड पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक वहां हलचल का माहौल देखने को मिला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां इको कार व ट्रक के बीच हुई भिड़ंत, कार के परखच्चे उड़ गए, कार चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद पीबीएम ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर किया गया है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई है। नेशनल हाईवे 11 पर बेनिसार के पास ये हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर जो है रफ्तार का कहर कहीं ना कहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि इसमें व्यक्ति घायल हो गया है, जिसके बाद उसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नेशनल हाईवे 11 पर बेनिसार के पास ये हादसा हुआ है। तो इको कार व ट्रक के बीच जो है भीषण भिड़ंत हो गई है, जिसमें जो है कार चालक की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पिंडवाड़ा में लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार एम्बुलेंस चालक गुमान सिंह से 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में 3 बदमाश वारदात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदमाश मोबाइल और हेलमेट लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित गुमान सिंह विरवाड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। तो पिंडवाड़ा में आप देख सकते हैं कि खुलेआम किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा कि वे इन दिनों सदन में मौजूद रहें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। वहीं भाजपा ने भी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विषय के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्रवाई चलाने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया है। तो इस मामले को जो है इस बार उठाया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने सांसदों से मौजूद रहने की व्हिप जारी किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हुई है। इसी तरह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इसी तारीख से 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में
14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए बढ़कर 913 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में घरेलू सिलेंडर की नई दर अब 912.50 रुपए से हटकर जो है पहले 852 रुपए थी। वहीं जबकि चेन्नई में ये कीमत 868 रुपए 50 पैसे थी, जिसे बढ़ाकर अब 928 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। ये संशोधित दरें आज से अब प्रभावी हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मार्च से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके राज्यसभा में नामांकन भरने के बाद नए सीएम को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच चर्चा जारी है। इधर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की जेडीयू विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया है। इस पर सीएम ने कहा कि विरोध मत करिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं वहां से सब देखता रहूंगा। बैठक में मौजूद विधायक विनय चौधरी ने बताया कि मीटिंग के दौरान नीतीश भावुक हो गए। विधायक उन्हें देखकर रोने लगे। सभी एक स्वर में उनसे फैसला वापस लेने को कहने लगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार की राजनीति में चल रही हलचल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीता गया, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है। बघेल ने कहा कि नीतीश कुमार अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिछाई राजनीति बिसात में वे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना का मतलब कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को हाईजैक करेगा और उन्हें राज्यसभा भेजकर खुद सत्ता हासिल कर बिहार को कब्जा करने का एक बड़ा प्लान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनादेश और पार्टी के जो आपस में दोनों दलों का विश्वास और भरोसा जो चर्चाएं हुई, मैं समझता हूं उनके अनुसार एक अपनी कुर्सी नेपाल चुनाव के नतीजे आने से पहले सबकी धड़कनें तेज हैं। जारी मतगणना से साफ है कि वहां राजनीति में बड़ा उलटफेर दहलीज पर है। 5 मार्च को हुए चुनाव में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है। वहीं पारंपरिक दलों को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ताजा रुझानों के मुताबिक 275 सदस्यीय संसद के लिए हुए चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव की 165 सीटों में से शुक्रवार देर रात करीब आरएसपी 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इससे बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। जहां आरएसपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं नेपाल के पारंपरिक दल जैसे नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल को जनता ने पूरी तरह से हथियाई पर डाल दिया है। 115 सीटों पर आरएसपी आगे है तो दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस सिर्फ 14 सीटों पर है और केपी ओली के नेतृत्व में रहे यूएमएल सिर्फ 13 सीटों पर जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पुष्पकमल दहाल प्रचंड के नेतृत्व वाली पार्टी की हालत इनसे भी ज्यादा बदतर है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल हमले का आज 8वां दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई थी। अमेरिका इजरायल 3 दिन में 5000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं। इससे ईरान से 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी तेज है। दिन का तापमान सामान्य से करीब 9 डिग्री तक ऊपर दर्ज हो रहा है।
शुक्रवार को जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 37 डिग्री पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में तापमान सामान्य से 9.4 डिग्री अधिक रहा। कई जिलों में तेज गर्मी से लोगों को दिन में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है, जबकि 9 और 10 मार्च के लिए चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अरब सागर के प्रभाव से गर्मी बढ़ी है। हालांकि शाम के बाद तापमान गिरने से थोड़ी राहत मिल रही है। सबसे कम रात का तापमान फतेहपुर में 10.6 डिग्री दर्ज हुआ है। टोंक शहर में शुक्रवार देर शाम एक दुकान पर बैठने के दौरान शुरू हुई मामूली कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव होने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समाज विशेष के कुछ लोग हाथों में धारदार हथियार लेकर पहुंचे और हमला कर दिया, जिसके बाद महिलाओं और पुरुषों ने डर के कारण अपने अपने घरों में शरण ले ली। इस दौरान घरों और सड़कों पर जमकर ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया। सूचना मिलते ही पुरानी टोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। बाद में सीओ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। उदम मचा रहे थे हमारे घर के यहाँ। हमने समझाने के लिए गए, हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी, तो इन्होंने हमारे आदमी उनकी गिरबानें पकड़ी, फिर पत्थर मारना स्टार्ट करा। हमारे बच्चों तक को भी इन्होंने देने स्टार्ट करे, लोडे पत्थर उनकी दी इन्होंने। कौन लोग थे? ये मोमडन लोग थे, मुसलमान थे। किस बात को लेकर फेंके पत्थर? ये रोज शोर शराबा बकते, गालियाँ बकते, और सिर्फ इनको समझाया ही गया था कि भाई इधर आए नहीं, शोर शराबा नहीं करे, बच्चों के पेपर वेपर चल रहे, तो इन्होंने हुर्रारा हिकारा मचाया और क्या बोलते, इन्होंने हमें गालियाँ दी। हम औरतों तक को गालियाँ दी, तो हमारे आदमियों उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने और उल्टी हमारी गिरबानें पकड़ी। हमें लेडीज़ों को अनसंट बोला, इन्होंने गंदा गंदा वर्ड बोला। तो फिर हमारे आदमियों ने इनको पकड़ा ना, जैसे ही इन्होंने हमारी तरफ पत्थर बरसाने स्टार्ट किए।